बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रज़िया था। सच कहूँ तो मुझे अपना नाम कुछ खास पसंद नहीं था। अक्सर स्कूल में भी लड़कियां मेरे नाम को लेकर मुझे छेड़ती थी कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा नाम पुराने ज़माने की औरतों जैसा रखकर तुमसे न जाने कौन सा बदला लिया है। उनकी बातें सुनकर मैं दिल महसूस कर रह जाती और फिर अब वाकई मुझे अपना नाम ही दकियानूसी लगने लगा था। अपने नाम को लेकर स्कूल में क्लासमेट के तंजो मिज़ा पर मैं अक्सर अम्मी से अपने नाम की बाबत पूछने चली जाती तो वो सरदाह भर कर रह जाती और बताती कि मेरे बचपन की एक सहेली थी रसिया। हम दोनों इकट्ठे पले बढ़े, खेला और स्कूल पढ़ा। एक साथ ही शादी हुई, मगर शादी के बाद वो बीमारी से मर गई। मुझे उससे बड़ा प्यार था। मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम उसके नाम पर रख दिया। अम्मी की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल करता कि मैं बहुत ज़्यादा रोऊं। अपनी सहेली से मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने मुझसे जाने किस सदी का बदला लिया था। कभी कभी ख्याल आता कि अपना नाम रजिया से बदल कर कुछ और रख लूं, मगर ये सुनते ही अम्मा मेरी कमर पर थप्पड़ रसीद करती। मैं चुप हो जाती थी, ये सोचकर कि इस जन्म में तो मेरा नाम हरगिज न बदल सकेगा। मैं सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ सकी थी, क्योंकि आगे पढ़ने का कोई इतना शौक नहीं था। इसीलिए 10वीं जमात के बाद ही मैंने पढ़ाई को खैर बात कह दिया था। अपने नाम की दुख भरी दास्तान याद करते हुए मुझे किसी विषय का होश नहीं रहा था। आसपास क्या हो रहा था मैं उससे अनजान थी। होश तो तब आया जब मैंने देखा कि कमरे में मेरा कज़न फराज दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरा मुंह हलक तक कड़वा हो गया, क्योंकि मुझे अपना कज़न फराज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखता था। सच कहूं तो मुझे उसकी निगाहों में अपने लिए बुरे जज्बात नजर आते थे। वो बुरी निगाहों से मुझे देखता था। अब भी वो मेरे सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं कमरे से ही चली गई। इसके अलावा मेरे पास फराज की बेलगाम निगाहों को काबू रखने का कोई हरबा न था। मेरे पास बटन्स वाला फ़ोन था। अचानक कॉल आ जाने की वजह से फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो मैं डर के मारे उछल पड़ी। फिर मोबाइल देखा और कॉल उठाने के लिए वहां से भागकर छत पर जाने लगी। 2-3 दिन से मैं नोट करने लगी कि अब फराज मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना भी शुरू हो चुका था। उसने एक मरतबा मुझे ऑफ़र भी दी थी कि मेरे साथ डेट पर चलो। उसकी ये घटिया बात सुनकर मैं इश्ताल से लाल पीली हो गई और उसे अच्छी खासी बातें सुनाई कि अगर अब तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी और इस सब के बारे में घर वालों को भी बता दूंगी। मुझे लगा था कि मेरी ये धमकी सुनकर वो डर जाएगा और मुझसे माफ़ी मांगकर कहेगा कि रसिया, इस बारे में किसी को भी मत बताना। मगर जो मैंने सोचा उसका उलट ही हो गया। वो अब भी मुझे शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए देख रहा था। उसके बाद मेरे करीब आया और कान के पास झुककर उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। मेरी रूह फना हो गई। वो कहने लगा, अगर कल तुम मेरे साथ डेट पर ना गई तो मैं ये राज सबको बता दूंगा। उसकी बातों से डरकर मैं रोने लगी और हाथ जोड़कर उससे इल्तिजा करने लगी कि इस बारे में किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं दिल में फराज को गालियां देने लगी। मुझे उससे नफरत हो चुकी थी। ऐसे घटिया इंसान की मैं शक्ल तक देखना गवारा न करूं। मगर अब जो कुछ उसने मुझे कह दिया था, उस राज को राज रखने के लिए मुझे उसकी सब बातें माननी पड़ी थी। मेरी अम्मी दिल की मरीज़ा थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। अगर उन्हें इस राज के बारे में पता चल जाता तो वो सदमे से शायद जिंदा भी न रह पाती। माजी में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अब उनके अंदर मजीद किसी गम या सदमे को बर्दाश्त करने की सकत नहीं थी। रात हुई तो मैं फराज के बारे में सोचने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि उसको मार ही डालूं। इतने में अब्बू घर आ गए। वो हमेशा जब भी आते थे मुझ पर या अम्मी पर बहुत सारा गुस्सा निकालते थे। शायद उन्हें मुझसे और अम्मी से कोई मोहब्बत नहीं थी, मगर आज जो हुआ वो तारीख में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। अब्बू रिक्शा चलाते थे। जैसे ही रिक्शे को वो गैराज में खड़ा करके आए, उनके चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट नजर आई। उनके हाथ में एक शॉपर था। वो मुझे मुस्कुराकर कहने लगे, ये लो रजिया बेटा। उन्होंने मुझे शॉपर दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं हैरान परेशान सी अपने कमरे में ये देखने के लिए आई कि अब्बू मेरे लिए क्या लाए हैं। जैसे ही मैंने उस शॉपर को खोलकर देखा तो मेरा दिल उछलकर जैसे हलक में ही आ गया कि यह अब्बू के पास कैसे आ गया था। ये तो मैंने उसको दे दिया था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मैंने फौरी तफसीलात मालूम करने के लिए उसे फ़ोन मिलाया। इतने में अचानक अब्बू आ गए। मैं थर थर कांपने लगी। अब्बू मेरी बातें शायद सुन चुके थे, क्योंकि मैं उसका नाम भी ले चुकी थी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि अब्बू गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से मुझे देख रहे थे। वो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। रजिया बेटा, आओ खाना खा लो। मैं खाने के लिए अम्मी के कमरे में आ तो गई थी,
मगर मुझसे कुछ भी ठीक से खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझसे अभी तक अब्बू का यह बदला हुआ रवैया हजम ही नहीं हो पा रहा था। मैं परेशान सी थी। अब्बू ने जिंदगी में हमेशा मेरे और अम्मी के साथ बुरा सलूक और रवैया रखा था। वजह यह थी कि अब्बू की शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी। अम्मी ने शादी के 22 सालों में बहुत दुख देखे थे। इन 22 सालों में आज शायद पहली मर्तबा अब्बू ने अम्मी से अपना रवैया एकदम मोहब्बत भरा कर लिया था। मैं कैसे हैरान ना होती। मैं एक तरह से खुश भी थी कि अम्मी को उनके सब्र का बदला मिल गया, मगर मैं नहीं जानती थी कि कितना बड़ा तूफान हम सबकी जिंदगियों में आने वाला था, जो हम सबकी रूहें लरसा देने वाला था। मैं कमरे में आकर गायब दिमागी से सब सोचने लगी। जो चीज़ आज अब्बू ने मुझे शॉपर में दी थी वो एक खूबसूरत सा लकड़ी का बॉक्स था, जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, जिसे अपने हाथों से स्याह रंग के मार्कर से मैंने ही लिखा था। वो बॉक्स बचपन से मेरे पास था, मगर पिछले साल उस बॉक्स को मैंने उस इंसान को दे दिया जिससे मैं मोहब्बत करती थी। घर वालों को सच तो नहीं बता सकती थी, इसीलिए झूठ बोलकर कह दिया कि वो बॉक्स कहीं खो गया है। 1 साल से बॉक्स अब उस शख्स के पास था, फिर वो अब्बू को कहाँ से मिला? यही चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। मैं सिर्फ इस हवाले से परेशान नहीं थी, परेशानियां और भी थी, और वो ये थी कि मुझसे गुनाह हो गया था, बहुत बड़ा गुनाह। मैं अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगी। अगर ये सब सच हो जाए जो मैं सोच रही थी तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता। मैं अपनी उन नादानियों के बारे में सोचने लगी जो न जाने मैंने किस तरह कर दी थी। ये 5 साल पहले की बात थी, जब मैं 15 साल की थी। मैं उन दिनों मैट्रिक में थी। एकेडमी के एक लड़के से जो मुझसे सीनियर था, उसका नाम आमिर था, मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसने मुझे अपना नंबर दिया, जो मैंने अपने बटन वाले फ़ोन में महफूज कर लिया। पहले पहल मेरी और आमिर की गुफ्तगू बस टेक्स्ट तक ही महदूद रही, लेकिन फिर बातें कॉल्स पर होने लगी। मैं छुप छुप कर उससे कॉल पर बातें करने लगी। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था और मैं भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। पिछले 1 साल से वो मुझे मुलाकात के लिए बुलाने लगा। दरअसल आमिर का ताल्लुक बहुत अमीर तबके से था। मैं भी अमीर थी, मगर आमिर मुझसे भी आगे था। हम दोनों कभी पार्क में मिलते तो कभी किसी रेस्टोरेंट में मिलते। उसके बाद हम दोनों आमिर के अब्बू के उस घर में मिलने लगे जहाँ कोई नहीं रहता था। मैं हमेशा अम्मी को झूठ बोलकर कहती कि सहेली के घर जा रही हूँ। अपनी किसी सहेली के पास जाने के बजाय मैं आमिर के पास चली जाती। हम दोनों ढेरों बातें करते। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी कर लेगा। मुझे आमिर अपने साथ बहुत मुखलिस लगता था, इसीलिए मैं हर तरह से उस पर फिदा हो गई थी। ये बात शायद 1 माह पहले की थी, जब आमिर ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरी सालगिरह थी। उसने बहुत अच्छा एहतमाम किया था। उसके बाद वो मुझसे बातें करने लगा। बातों बातों में कब हम एक दूसरे में मगन हुए पता ही न चला, और फिर हम दोनों से वो सब हो गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं और आमिर किसी जायज़ रिश्ते से पहले ही एक ताल्लुक बनाकर बहुत बड़ा गुनाह कर बैठे थे। मैं तब से डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका नतीजा किसी भयानक सूरत में निकल आए। अक्सर मैंने टीवी में, फिल्मों और ड्रामों में देखा था कि जब लड़की हामला हो जाती थी तो उसके घर वाले या तो उसे घर से निकाल देते थे या मार डालते थे। यही चीज़ मुझे खौफजदा कर रही थी। आमिर उस दिन के बाद से बहुत मसरूफ़ रहने लगा था। वो मुझसे बहुत कम बातें करता। वो अब काम के बहाने बनाता था। पहले तो मैं सोचती कि शायद वो भी दूसरे लड़कों जैसा है, धोखेबाज, अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद पीछे हट जाने वाला। मगर फिर ये सोच आते ही मैं खुद को कोसती कि आमिर ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब्बू ने वो बॉक्स मुझे वापस ला दिया था। ये बॉक्स उनको कहाँ से मिला था, इस बात का पता करने मैंने आमिर को फ़ोन किया था, क्योंकि ये बॉक्स पिछले 1 साल से मैंने तोहफे में उसी को दे रखा था। मेरी बात सुनकर वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला कि उससे ये बॉक्स कहीं खो गया था, शायद तुम्हारे अब्बू को सड़क पर कहीं पड़ा हुआ मिला होगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था, और यही सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में गुम हो गई थी। अगली सुबह मैं परेशान थी, क्योंकि मुझे फराज की बातें याद थी। वो दोपहर को मेरे पास आया और बोला कि मैं 1 माह के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन ये मत समझना कि मैं सब भूल गया हूँ। वापस आकर तुम मेरी हर बात मानोगी। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह फना हो गई। वो लाहौर शहर में जा रहा था। मैं रोने लगी थी कि फराज को सब कुछ कैसे मालूम हुआ था। मैं नहीं जानती थी। वो जितना घटिया इंसान था, शायद मेरा पीछा करता था, इसीलिए उसके पास मेरे खिलाफ बहुत से सबूत थे। मैं जब पार्क में आमिर के साथ बैठी थी तब की भी उसके फ़ोन में तस्वीर थी, और वो तस्वीर भी थी जब मैं आमिर के घर में बैठी थी। हम दोनों के हाथ में एक दूसरे का हाथ था। एक तस्वीर में मैंने आमिर के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था।
मैं नहीं जानती थी कि ये सब तस्वीर फराज के पास कैसे आई थी। कल भी वो मुझे कह रहा था कि अगर तुमने मेरी बातें ना मानी तो मैं ये राज सबको बता दूंगा। मैं डर गई कि कहीं वो ये तस्वीरें घर वालों को ना दिखा दे, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। सबसे पहले तो मेरी इज्जत जाती, इसलिए मैंने मजबूरन फराज का मुंह बंद करने के लिए बोल दिया था कि मैं उसके साथ चलूंगी। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। मैं चाहती थी कि वो दिन कभी ना आए जिस दिन फराज ने लाहौर से मुल्तान वापस आना था, मगर दिन तो जैसे रेलगाड़ी में बैठा हुआ था। हर दूसरा दिन पहले दिन से जल्दी आ रहा था। वक्त था कि एक दिन में जैसे कई सदियां तय कर रहा था। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा था और अब फराज के आने में 15 दिन बाकी थे। आज रात को जब अब्बू वापस आए तो उनके साथ कोई औरत थी। वो हमें बताने लगे कि इन औरत का नाम आयला है और इनके शौहर किसी काम से दूसरे मुल्क गए हैं। आयला के शौहर अब्बू के दोस्त हैं, इसीलिए उन्होंने अब्बू से कहा कि कुछ दिनों के लिए आयला को घर में रख लें। इसलिए अब्बू आयला को यहाँ ले आए। खैर, आयला को गेस्ट रूम में ठहरा दिया गया। अब्बू का रवैया हम सबसे बहुत ही अच्छा था, यानी ख़ास तौर पर मुझसे और अम्मी से बहुत अच्छा था। घर में ताया, चचा, फुप्पो सभी रहते थे। अब तो घर में कुछ दिनों के लिए नया फर्द यानी आयला आंटी भी आ गई थी। आज आयला आंटी को आए हुए यहाँ 5वां दिन था। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी, यानी वो उम्र में अब्बू से काफ़ी छोटी मालूम होती थी। शायद इसीलिए अब्बू उससे इतना फ्रैंक हो रहे थे। वो उनसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे अम्मी के चेहरे पर उदासी नजर आई। पता नहीं क्यों वो आंखों में नमी लिए बैठी थी। मैं उनके कमरे में चली गई। उस वक्त कमरे में सिर्फ मैं और अम्मी ही थे। मैंने अम्मी से वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे अब्बू जिस तरह आयला से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और उनका हम दोनों के साथ अचानक अच्छा हो जाना भी किसी तूफान के आने से कबल खामोशी की अलामत है। अम्मी की बातें सुनकर मैं हंस दी और इस बात पर ज़्यादा गौर न करते हुए इसे मजाक में उड़ा दिया कि अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रही हैं। अब्बू सिर्फ आपके हैं, इसीलिए आप इस बात से जेलस ना हो कि वो क्यों हंस हंस कर आयला से बातें करते हैं। मैंने अपनी तरफ से अम्मी को समझा दिया था, मगर न जाने उन्हें मेरी बात समझ आई थी या नहीं। रात को सोने के लिए मैं अपने कमरे में आ गई। मैं आमिर के बारे में सोचे जा रही थी कि वो बहुत मसरूफ़ हो गया है। कुछ दिनों से मैं उससे कॉल करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। बस उसने मुझसे मैसेज पर थोड़ी सी बात की थी। मैं सोच रही थी कि अगर उसका रवैया ऐसे ही रहा तो मैं उसे मिलने के लिए बुलाऊंगी और उसके सामने बैठकर उससे बातें करूंगी। यही सब सोचते सोचते काफ़ी रात हो गई। मुझे नींद आ रही थी, इसीलिए अपना वक्त गुजारने के लिए फ़ोन निकाल लिया और उस बटन वाले फ़ोन में गेम खेलने लगी। मेरे पास बटन्स वाला ही फ़ोन था। वजह यह नहीं थी कि टच फ़ोन में ले नहीं सकती थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को टच फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी। मेरे दो ताया और चाचा का कारोबार बहुत अच्छा था। उसमें अब्बू ने भी काफ़ी पैसा लगाया था, मगर अब्बू दुकान पर बैठने के बजाय रक्षा चलाते थे। यह रक्षा उनके मरहूम दोस्त का था। उसकी याद में अब्बू ने उनका रक्षा चलाना शुरू किया। कारोबार से जो मुनाफा मिलता वो अब्बू को भी ताया और चाचा दे देते थे। इसके अलावा एक फुप्पो घर में रहती थी जिनको तलाक हो चुकी थी। दूसरी फुप्पो के शौहर दूसरे मुल्क में थे, इसीलिए वो भी हमारे साथ ही रहती थी। हमारा घर एक कैनाल के बड़े रकबे पर मुश्तमिल था। गेम खेल खेल कर मैं थक गई थी। रात का 1 बज चुका था और मुझे अब प्यास लगने लगी। पानी किचन में पड़ा था। मैंने फ़ोन रखा और किचन में पानी पीने चली गई। किचन गेस्ट रूम के बाहर से गुजर कर आता था। जब मैं किचन से निकली तो मेरे कानों में किसी के हंसने और बातें करने की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ आयला आंटी के कमरे से आ रही थी। मैं हैरान हुई कि आधी रात को किससे बातें कर रही हैं। हालांकि वो तो कमरे में तन्हा सोती हैं। उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था, जो यकीनन लॉक भी होगा। इसीलिए मैं कांच की बड़ी सी खिड़की के पास आ गई, जिसके आगे दबीस पर्दे झूल रहे थे। पर्दे के दरमियान बहुत बारीक सी जगह थी, जिससे कमरे के अंदर नजर आता था। जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठूंगी। मैं कांपती हुई टांगों से अपने कमरे में आ गई। जो मंजर मैंने देखा था वो मेरी हालत बिगाड़ गया था। अगली सुबह अम्मी की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि कल आयला वापस अपने घर जा रही हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा है, वो घर चली जाए तो बेहतर है। मुझे वो औरत ठीक नहीं लग रही थी। रात वाला मंजर मैं भुला नहीं पा रही थी। जैसे ही मेरी नज़र अब्बू पर पड़ी, मुझे रात वाला मंजर दोबारा याद आने लगा। मैंने जल्दी से उनसे निगाहें हटाई और नाश्ता करके अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल में अब 2 इंसानों के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी, एक फराज और दूसरे अब्बू।
आयला आंटी जब घर से गईं तो मुझे बहुत सुकून मिला। अम्मी भी अब बहुत खुश थीं, मगर अब्बू अब उदास नजर आ रहे थे। मैं सोचने लगी कि यकीनन कोई ऐसी बात और राज है जिससे हम वाकिफ नहीं। मैंने दिल में इरादा किया कि मैं ही उस रास्ते पर दाव उठाऊंगी। फराज वापस आ चुका था और आते ही उसने मुझे गंदी नज़रों से देखना शुरू कर दिया था। कल हफ्ता था। वो मुझे कल अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लंच पर जाने का बोल रहा था। हफ्ते को सब मर्द दुकानों पर होते थे। फराज के बड़े दो भाई बहुत अच्छे थे। वो कभी मुझसे ऐसी बदतमीजी नहीं करते थे जैसी फराज करता था। चूंकि फराज के पास मेरा राज था, इसीलिए मैं उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गई थी। जब मैं उसके साथ रेस्टोरेंट गई तो उसने बेतुकी बातों के बाद खाना मंगवाया। वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है, जबकि मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब हम लोग खाना खा रहे थे तो अचानक वहाँ आमिर किसी लड़की के साथ दाखिल हुआ। उसने मुझे नहीं देखा था। उस लड़की के साथ आमिर एक टेबल के करीब दो कुर्सियाँ खींचकर बैठ गया था। मेरे पसीने छूट गए थे। फराज कहने लगा, तुम्हें आमिर ने बताया 3 माह पहले इसकी शादी हो गई है और ये लड़की आमिर की बीवी है। फराज की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फराज से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, आमिर ऐसा नहीं है। वो ये सुनकर हंसा और चैलेंज दिया कि अगर ऐसा है तो जाओ आमिर और उस लड़की के पास। फराज की बात सुनकर मैं पागलों की तरह आमिर के पास भागी और आमिर को अपनी मोहब्बत याद दिलाई। वो लड़की हैरत से मुझे देखने लगी और बोली, मैं आमिर की बीवी हूँ, तुम कौन हो? आमिर ने मुझे धक्का दिया और उस लड़की से बोला कि कोई पागल लगती है। खैर, वो मुझे हिकारत भरी नज़रों से देखता उस लड़की के गिर्द बाजू लपेट कर वहाँ से चला गया, जबकि मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज 1 हफ्ता हो गया था। न मुझसे ठीक से खाया जा रहा था और न ही पिया जा रहा था। आमिर मुझे इतना बड़ा धोखा देगा मैंने कभी नहीं सोचा था। वो बेवफा निकला था। उसने मुझसे सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए दोस्ती की थी। अब खुद वो शादी कर चुका था और मुझ पर एक के बाद एक गम के पहाड़ टूट पड़े थे। मुझे सब मर्दों से ही नफरत हो गई थी। अब्बू ने घर में ऐलान कर दिया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए वो इस घर से जा रहे हैं। वो अपनी बीवी के साथ दूसरे घर में रहेंगे। अब्बू ने अम्मी से कहा कि तुम मेरी पसंद की औरत नहीं हो, इसके बावजूद मैं तुम्हें तलाक देकर नहीं चाह रहा। अब्बू का रवैया मुझसे और अम्मी से पहले जैसा बुरा हो गया था। वो घर की दहलीज पार करके अपने दूसरे घर चले गए थे, जहाँ उनकी दूसरी बीवी थी। मुझे वो रात याद आने लगी जिस रात मैंने वो सब देखा था। उस रात जब मैंने गेस्ट रूम की खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि आयला आंटी और अब्बू एक दूसरे के गले लगे हुए हैं और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। ये सब देखना मेरे लिए तकलीफ दे था और आज उस रात से पर्दा उठ गया था कि आयला कोई और नहीं बल्कि अब्बू की दूसरी बीवी है, जिसके लिए उन्होंने दूसरा घर ले लिया था। मुझे अब्बू, आमिर और फराज से नफरत हो चुकी थी। अब्बू की दूसरी शादी का सदमा लेकर अम्मी बीमार हो गई और बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब्बू को उनकी कोई परवाह नहीं थी, बस वो जनाजे में शरीक हुए और मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरा अब कोई नहीं रहा था। अम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। उनके जाने के बाद फराज और शेर हो गया। वो रातों को मेरे कमरे में आ जाता, मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरा हाथ पकड़ता। मैं उसे गुस्से से कमरे से निकल जाने को कहती तो वो कहता कि अगर तुमने शोर किया तो मैं वो सब सबूत घर वालों को दिखाऊंगा, फिर तुम इस घर में नहीं रह सकोगी। तुम्हारा तो इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, फिर तुम कहाँ जाओगी? उसकी बात सुनकर मैं वाकई कुछ बोलने के काबिल न रहती। इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं था। अगर फराज सबको वो तस्वीरें दिखा देता तो वो घर वाले मुझे घर से निकाल देते, फिर मैं कहाँ जाती? इस सब बातों को 5 माह होने वाले थे। अक्सर फराज मुझसे बदतमीजी करता था। हाँ, जो गुनाह मुझसे पहले हुआ था वो अब दोबारा नहीं हुआ था। फराज ने मेरा वैसा फ़ायदा अभी तक नहीं उठाया था, मगर उसके इरादों से यही लग रहा था कि वो बहुत जल्द ऐसा कदम उठा लेगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि उस घर से भाग जाऊंगी। वैसे भी अम्मी अब्बू के बाद सब लोग बदल गए थे। अब वो जिंदा थे, मगर मेरी कभी खैरियत न पूछी। घर में ताया, चचा, फुप्पो सब मुझसे रूखा रवैया रखने लगे थे। इसीलिए दिल बर्दाश्ता होकर मैंने उस घर से जाने का फैसला किया। मैं पहले अपनी एक दोस्त के घर आ गई। मायदा हमारे घर से काफ़ी दूर रहती थी। पहले वो हमारे घर के पास ही रहती थी, फिर दूर घर ले लिया। उसके पापा भी रिक्शा चलाते थे। मैंने उनसे रिक्शा चलाना सीखा और फिर अब्बू का रिक्शा और अम्मी के कुछ जेवर लेकर अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से निकल गई। मायदा और उसके घर वालों ने बखुशी मुझे अपने पास रखा था। मेरी तालीम मैट्रिक थी। काश मैं पढ़ लेती तो आज कोई नौकरी करके अपना खर्चा खुद उठा सकती। मैं ज़्यादा पढ़ लिख ना पाई थी, इसीलिए कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से मैंने फैसला किया कि रिक्शा ही चला लेती हूँ। वैसे भी तो अब लड़कियाँ, औरतें गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी चलाने लगी थी।
ऐसे में अगर मैं रिक्शा चला लेती तो कुछ अनोखा नहीं था। माहिदा और उसके घर वालों ने मुझे ये करने से रोका और बोले कि तुम हमारी बेटी जैसी हो, मगर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वही किया जो मेरे दिल ने कहा। अम्मी का जेवर बेचकर मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए थे। अब मैं रोज़ रिक्शा चलाती थी। मुझे सब मर्दों से नफरत थी, इसीलिए जब कभी कभार मेरे रिक्शे में कोई ऐसा गरीब मर्द बैठता जो नेक होता, तो मैं उसे अपनी जेब से हज़ारों रुपए उसकी मदद के लिए निकाल कर देती थी और उससे किराया भी नहीं लेती थी। चूंकि ज़्यादा मर्द धोखेबाजी होते हैं, इसीलिए अगर कभी कोई अच्छा मर्द नजर आ जाए तो उसे ज़रूर सराहना चाहिए। खैर, अम्मी का जेवर बेचकर मेरे पास लाखों रुपए आए थे। बस उन्हीं पैसों से मैं दूसरे मर्दों की मदद करती थी जो धोखेबाज नहीं होते थे। अब मुझे चेहरा शनासी काफ़ी हद तक आ गई थी। जब भी कोई अच्छा मर्द रिक्शे में बैठता तो मैं उसकी मदद कर देती। वो बहुत खुश होता और मुझे दुआएं देता। ज़्यादातर मर्द जो मेरे रिक्शे में बैठते थे वो गरीब ही होते थे। मुझे रिक्शा चलाते हुए 3 साल हो गए और इन 3 सालों में उन लोगों की दुआओं की वजह से मुझे काफ़ी तरक्की मिली जिनकी मैं मदद करती थी। आज जिस लड़के को मैंने अस्पताल छोड़ा था, मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी महसूस हुई। वो मुझे काफ़ी गरीब लगा था, इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसको पैसे दे देती हूँ, मगर उससे पहले ही उसने बोल दिया, रज़िया, तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना। मेरी रूह लरस गई जब उसने बताया कि वो आमिर है, वही आमिर जिसने कुछ साल पहले मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था कि मैं टूट गई थी और फिर मैंने उसे अपने दिल से भुला डाला। आज वो आमिर मेरे रिक्शे में इतनी गुर्बत वाली हालत में रोता हुआ बैठा था, इसीलिए तो मैं उसे पहचान नहीं पाई थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगा, मेरी एक मर्तबा बात सुन लो। मुझे न जाने क्यों उस पर तरस आने लगा, इसीलिए मैंने रिक्शा रोक दिया और उसे कॉफ़ी शॉप पर ले आई ताकि उसने जो कहना है वो बोल दे। सर्दियाँ थी, इसीलिए अपने अंदर थोड़ी हरारत पैदा करने के लिए मैंने अपने और आमिर के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। आमिर ने मुझे बताया कि उसने जिस लड़की के साथ शादी की थी वो धोखेबाज निकली। उसके कई मर्दों से ताल्लुक़ थे। वो अब्बू के कारोबारी हरीफ की बेटी थी। वो बहुत अमीर थी। उसकी अमीरी देखकर मैंने उससे शादी की, मगर बाद में असलियत खुली। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हमारी सारी दौलत और जायदाद हथिया कर जा चुकी थी। हम लोग गरीब हो गए। अम्मी अब्बू के सदमे से बीमार रहने लगी। अब्बू की तो डेथ हो गई। बाकी रिश्तेदारों ने हमें अपने पास रखने से इनकार कर दिया। अम्मी के इलाज के लिए नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मैं भीख मांगने लगा। कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। मैं रोज़ अल्लाह से माफ़ी मांगता था कि मुझे एक बार रज़िया से मिला दे। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, इसीलिए मेरा ये अंजाम हुआ। वो रोता हुआ बता रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो वाकई पछता रहा था। उसकी अम्मी अस्पताल में थी और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी जो आमिर के पास नहीं थे। उस वक्त मेरे पास बहुत पैसे थे, इसीलिए मैंने आमिर की मदद का सोचा। मैंने उसकी अम्मी का इलाज करवाया। उसकी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं आमिर से शादी कर लूँ। यूँ मैंने आमिर को माफ़ कर दिया और उससे शादी कर ली। अब मेरे पास एक मजबूत सहारा था। अब फराज जैसा घटिया आदमी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मैंने अम्मी से सीखा था कि जो नदामत लेकर वापस आए उसे माफ़ कर दो। आमिर वाकई बदल गया था। वो एक मुखलिस शौहर साबित हुआ था। मैंने हमेशा अपने रिक्शे में बैठने वाले गरीब मर्दों की मदद की थी, इसीलिए अल्लाह ने मुझे खूबसूरत सिला दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।